Kumar. I am assistant professor in Bayani Group of Colleges. Welcome you all on the behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my lecture on schools of psychology. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म का बात किया था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म किसने दिया था, क्या था, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. फंक्शनलिज्म बेसिकली स्टार्टेड बाय विलियम जेम्स. William James was the first American psychologist and father of American psychology. उन्होंने schools of psychology में जो functionalism दिया है, functionalism school दिया है, उसमें ये बताया है कि actually हम जो psychology में study करते हैं वो study हम किस बिहेवियर की करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं. जैसे स्ट्रक्चरलिज्म जब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में तो उसमें बताया है कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली बात करता है कि इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना ही साइकोलॉजी है. एक पर्टिकुलर टाइम में जब आप अपने आपके इमोशंस को आप फील करते हो, सेंसेशन को फील करते हो, तो उनको स्टडी करना ही साइकोलॉजी है. स्ट्रक्चरलिज्म में बात की है. तो वैसे ही जो फंक्शनलिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म के अंदर अपने व्यू पॉइंट्स रखे, वो लोग फंक्शनलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहे गए. तो इन्होंने साइकोलॉजी का जो स्कूल बताया है उसमें बताया कि साइकोलॉजी बेसिकली मेजर्स यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. अब स्ट्रक्चरलिज्म में बात हुई है कि साइकोलॉजी बेसिकली मेजर्स द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस जो वर्क करता है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, बेसिक यूनिट्स क्या है. यानी कॉन्शियसनेस को इन्होंने ब्रेक डाउन करके, स्ट्रक्चरलिज्म में ब्रेक डाउन करके स्टडी किया है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या आप कुछ भी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस करते हो तो उनको अगर आपको स्टडी करना है तो आप उनको फीलिंग में, सेंसेशन में, इमेज में, इनमें डिवाइड करके, बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करके आप कॉन्शियसनेस को स्टडी करते हो. लेकिन फंक्शनलिज्म में टोटली प्रोटेस्ट किया है स्ट्रक्चरलिज्म का और यहाँ बोला है कि यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपकी कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है उसके बारे में उस चीज़ पे फंक्शनलिस्ट जो थे उन्होंने जोर दिया है, ना कि कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे. ना कॉन्शियसनेस को इन्होंने बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करके स्टडी करना सही समझा, इन्होंने ओवरऑल कॉन्शियसनेस वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात की है. द पर्पज़ ऑफ द स्टडी ऑफ फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का पर्पज़ क्या था. बेसिकली फंक्शनलिज्म वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. जो फंक्शनलिज्म स्कूल आया था वो बेसिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट था टोटली स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का एक अलग कंसेप्ट था जिसमें कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके स्टडी करने की बात की गई है. वहीं पे हमारे जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने कहा है कि हमें कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके स्टडी करने की, उनके बेसिक एलिमेंट्स के स्टडी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एवरीडे लाइफ में कैसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कैसे हम हमारा एवरीडे वर्क करते हैं, उसे यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करना फंक्शनलिस्ट ने साइकोलॉजी का वर्क बताया है. सेकेंड था, functionalism is not interested in the element of consciousness but in the purpose how consciousness work. एवरीडे लाइफ में कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करती है उसकी बात फंक्शनलिज्म में कही गई है. नेक्स्ट है, फंक्शनलिज्म वाज द स्टडी ऑफ फंक्शन रेदर देन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रक्चर का, कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या है उसकी बात नहीं है. फंक्शनलिज्म बोलता है कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम स्ट्रक्चर की हेल्प से हम साइकोलॉजी की बात नहीं करते. वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ मच माइंड अडेप्ट टू आर चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसे हमारी सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो कैसे हमारा माइंड उसको अडेप्ट कर लेता है, उसके बारे में स्टडी करना साइकोलॉजी है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट.
तो अब स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को कंपेयर करके हम पढ़ें तो ये इजीली हमें कंसेप्ट समझ में आ सकता है कि फंक्शनलिज्म बात करता है यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की, कि हमारा कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करता है। वहीं पे जो स्ट्रक्चरलिज्म था विलियम वुंट ने जो दिया था, उसमें बात हुई है कि हम इमीडिएट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, कॉन्शियस इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, उनको बेसिक यूनिट्स में डिवाइड करके हम उनका स्टडी करते हैं। वो उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का मेन पर्पस था, मेन रीज़न था साइकोलॉजी का। लेकिन यहाँ पे बात है यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म एक सिमिलर सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको किसी कार को स्टडी करना या ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला जाए, तो आप उस कार को अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस कार के पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करोगे, उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं, उनको आप स्टडी करोगे। उसके बाद में आप कार के लिए कोई अपने व्यू पॉइंट्स बनाओगे या कोई अपने विचार उस कार के बारे में दोगे। लेकिन फंक्शनलिज्म साइकोलॉजिस्ट जो थे, अगर उनके अकॉर्डिंग कार को स्टडी किया जाए या ऑब्ज़र्व किया जाए, तो उनका मानना है कि ये कार काम कैसे करेगी और ये कैसे मेरे लिए यूज़फुल हो सकती है, उसके बारे में बात फंक्शनलिज्म में की जाती है। तो बेसिक पार्ट्स की बात ना होके ओवरऑल बात की जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है यहाँ पे वो है कि हमने बात की कि स्टडी करना, स्टडी तो स्टडी आप स्ट्रक्चरलिज्म में भी करेंगे, आप फंक्शनलिज्म में भी करेंगे। तो हमारे पास स्टडी के लिए एक प्रॉपर, एक स्टैंडर्डाइज टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम बिहेवियर को स्टडी कर पाएँ। तो स्ट्रक्चरलिज्म में हमें टूल दिया गया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या था इंट्रोस्पेक्शन मेथड? कि आपके अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को के बारे में बताना एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस के बाद कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी आपके इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको बताना, उसे बोला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी फंक्शनलिस्ट जो थे उन्होंने नकारा। उन्होंने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड है। आप जो भी डेटा इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी डेटा आपको इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू मिल रहा है, आप टोटली उन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है तो वहाँ ऑब्जेक्टिविटी कम होके सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। तो सब्जेक्टिविटी होने की वजह से स्कोर्स पे हमें जो स्कोर्स मिलेगा वो इतना वैलिड और रिलायबल स्कोर्स नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मेथड दिया जिसे बोला है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत सारे रिसर्च ऑब्जर्वेशन मेथड पे हुए। ऑब्जर्वेशन मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड से थोड़ा अच्छा है, ऑब्जेक्टिवली बात करता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड में डिफरेंस ये है कि ऑब्जर्वेशन मेथड आप एक नेचुरल सराउंडिंग में किसी भी इंडिविजुअल को जिसका आपको बिहेवियर स्टडी करना है, उसको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करके उसके बारे में कुछ तथ्य निकालते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे ऑब्जर्वेशन मेथड बोला है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्ड ऑब्जर्वेशन मेथड भी होता है और पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी में आप जिस भी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ वो जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके साथ टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही नॉन पार्टिसिपेटरी यानी दूर से आप उसको ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर के बारे में एक डेटा, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों को कंपेयर करके पढ़ा, तो हमें जो आइडिया, बेसिक आइडिया है फंक्शनलिज्म का, स्ट्रक्चरलिज्म का, क्लियर हो जाता है कि इनके जो फंक्शनलिस्ट थे उनका पर्पस क्या था, क्या उनका व्यू पॉइंट था साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या अपने विचार रखते थे, वो समझ में आए। वहीं पे हमें ये भी पता चला कि ऑब्जर्वेशन मेथड है वो क्या है और कैसे डिफरेंट है इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के आगे हम कंटिन्यू रखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।